एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू शांतनु एंड तान्या अकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज का चैप्टर नंबर 15। सो इससे पहले अगर मैं बात करूं तो पार्ट बी का चैप्टर नंबर 14 ऑब्वियसली पता है ना कि अगर हम पहले बात करें तो हमें क्या नाम याद आता है इसका, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। लेकिन अब ये क्या हो गया है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। सो ऐसे ही मेरे मार्क्स भी इन पर्टिकुलर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो है हमारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, जो है हमारा 60 मार्क्स का, करेक्ट, जिसके अंदर हमारे 13 चैप्टर्स आते हैं। देन अगर हम पार्ट बी की बात करें तो वो है हमारा इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस का, ये है हमारा पार्ट बी एंड इसके अंदर हमारे 7 चैप्टर्स आते हैं। सो इन टोटल वी हैव 20 चैप्टर्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, obviously which comprises of 100 marks divided into 2 sections 60 and 40। तो 40 मार्क्स की अगर मैं बात करूं, ये चीज़ हमारी नई है। न्यू सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, सिलेबस 23 की बात करते हैं, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से पढ़नी है, वापस से समझनी है, राइट। तो पार्ट ए ऑब्वियसली वो भी हमें उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या एड ऑन हुआ है, सो पार्ट बी एड ऑन हुआ है, जिसका हम चैप्टर नंबर 14 दैट वाज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 15 विच टॉक्स अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लॉज, लाइक लेबर लेजिस्लेशन एंड नीड ऑफ लेबर कोड, करेक्ट। सो अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि मैम ठीक है नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नया सब्जेक्ट नहीं बोलूँगी लेकिन कुछ पोर्शन हम नया पढ़ेंगे डेफिनेटली, लेकिन आप एज इन शांतनु एंड तान्या अकेडमी ने क्या स्टूडेंट्स के लिए बेटर सर्विस प्रोवाइड करी है। सो अब आपको पता है कि जो मॉड्यूल के आपके हर चैप्टर के जो बैक में सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं, वो भी आपको हर चैप्टर के बाद मैं खुद सॉल्व कराऊंगी। किस नाम से होते हैं, टेस्ट योरसेल्फ, राइट। सो हम जैसे चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चंस है, करेक्ट। तो पहले हम पूरा चैप्टर समझेंगे अच्छे से, लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन के साथ पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कहाँ से कंप्लीट करेंगे, सिर्फ एंड सिर्फ मॉड्यूल से, हम कुछ और रेफर नहीं करेंगे। सो जितना आपका मॉड्यूल में आपको कंटेंट दिया है उसमें से हमें ऑब्वियसली जो कि कई चीज़ें होती हैं कि जो रेलेवेंट नहीं लगती हैं, ऑब्वियसली वो पार्ट को स्किप करके तभी आपके जो नोट, अदरवाइज तो फिर मॉड्यूल लेके ही हम पढ़ा दे, राइट। सो सारे के सारे नोट्स मॉड्यूल से बने हैं। सो हम वो पूरा सारा पोर्शन कवर करेंगे लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन के साथ। प्लस जैसे ही हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है, जैसे हमने चैप्टर 14 में भी देखा कि चैप्टर ख़त्म हुआ उसके बाद हमने टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। अब मैं ऑब्वियसली ऐसे सपोज मैंने पढ़ा कि फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इमर्जेंस ऑफ लेबर लॉज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। अब ये कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें डेफिनेटली आपने जो समझा है आप उसको तो कोट करोगे ही करोगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मैं कीवर्ड्स का नाम देती हूँ, वो मेरे आंसर में रिफ्लेक्ट होनी ही चाहिए, वो मेरी मॉड्यूल की लैंग्वेज होती है, भले वो एक लाइन हो, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो, ठीक है, तो वो भी हमारे आंसर में होने चाहिए। सो नया मैं बोलूँ कि आपकी यूएसबी क्या है इस नए सिलेबस के लिए कि हम टेस्ट योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे चैप्टर वाइज, करेक्ट। तो पूरा चैप्टर खत्म हुआ, फिर एक एडिशनल क्लास आपको किस चीज़ की होगी, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चंस की होगी, जिससे कि आपके एग्जाम में पता है यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम स्कैनर तो पढ़ लेते हैं, अब इसके लिए तो आपके पास स्कैनर भी नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड आई एम श्योर कि आपने एक बार अच्छे से पूरे चैप्टर को समझा, प्लस ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। इसके अलावा कहीं से कुछ आ सकता है, माय आंसर इज नो, नहीं आ सकता, करेक्ट,
क्योंकि हम हर चीज़ को कवर कर रहे हैं तो फिर कहाँ से आएगा ना भाई, मेरा बेस स्ट्रांग है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब पूछ लो जहाँ से पूछना है। ऑब्वियसली राइटिंग प्रैक्टिस इज इन योर हैंड्स एंड उस समझाना मेरे हाथ में है। सो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो बात अच्छी रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15। अब देखो, आपने सुना है ना नया लेबर कोड आया, नया लेबर कोड आया। लेबर कोड क्या है, मतलब हम किस चीज़ को, कुछ चेंज हुआ है क्या मैम लॉज में? द आंसर इज नो। जितने हमारे पहले लॉज थे लेबर के, अगर मैं आपको जर्नलाइज वे में समझाना चाहूँ तो मैंने बोला अभी भी वही है। अब मैंने क्या किया भाई, सारा सामान ना इधर उधर बिखरा हुआ था, तो हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया और उसमें 4 डिविजन्स कर दिए और उन डिविजन्स में हमने एक हेडिंग के साथ से कैटेगराइज करते गए। अच्छा ठीक है, ये बोनस से रिलेटेड हमने बोला वेजेस में डाल दो, ये डिस्प्यूट से रिलेटेड हमने बोला इंडस्ट्रियल रिलेशन में डाल दो, ये वर्किंग कंडीशंस को लेके है तो ऑक्यूपेशनल हमारे सेफ्टी वाले में डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो बिखरा हुआ सारा लेबर लॉस था हमने उसको कैटेगराइज कर दिया, या मैं बोलूँ 4 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। चीज़ें अभी भी वही हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सिमटा हुआ चीज़ पढ़ेंगे। क्या होगा, इजी आपका फाइलिंग, आपकी इजी रिटर्न है कि कोई भी लेबर कोड से रिलेटेड है, एक रिटर्न है। पहले क्या था, सब चीज़ें अलग थी। ऑब्वियसली हमें पता है कि लेबर लॉज जो है मेरी यूनियन लिस्ट में आते हैं। अब यूनियन लिस्ट में क्या है कि मेरी सेंट्रल भी इस पे लॉज बना सकती है एंड डेफिनेटली मेरी स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे लॉज बना सकती है। सो अब हमने क्या किया है कि ब्रॉड कैटेगरीज में सबको सेग्रीगेट कर दिया है कि हाँ, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कुछ ये 4 हमारे लेबर लॉज हैं जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे और उन पे चीज़ें यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होंगी और इस जो लेबर कोड का और कुछ मीनिंग नहीं है। करेक्ट, बिकॉज विद चेंजिंग टाइम एंड आपको पता है हमारे कंट्री के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइज से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। हम पढ़ते हैं, ठीक है, एमएनसीज हो गई मेरी, हम बड़े बड़े नाम तो सब जानते हैं, हम कुछ खरीदने जाते हैं तो हम फाइनल प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में कितनी सारी चीज़ें उसके अंदर लगी हैं, क्या क्या कौन कौन सी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, किस तरीके से उसको स्ट्रैटेजाइज किया गया था, हम उस पर ध्यान नहीं देते, जबकि वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो ये सब चीज़ें कहाँ आ जाती है, बेसिकली मेरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाती हैं, जिनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है कि भाई जैसे कंपनी है तो मैंने बोला कि ठीक है, पता है मुझे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से मुझे मेरी कंपनी को रन करना है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिन पे आप आप उसके लिए उन काम को कराने के लिए लेबर्स को भी हायर करते हो। अब लेबर्स को हायर कर रहे हो तो आप अपनी मर्जी से, ये नहीं कि ठीक है जो मेरा मन करेगा मैं उतनी वेजेस तुम्हें पे करूंगी, जितना टाइम मुझे तुमसे काम कराना होगा मैं उतने टाइम काम कराऊंगी, छुट्टी मैं अपने मन से दूंगी, ओवर टाइम का मैं कुछ नहीं दूंगी। ठीक है, तो ये क्या, ये एक अनऑर्गेनाइज चीज़ें हो गई कि सब अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइज की बात करते हैं तो मुझे पता होता है कि मेरे इतने वर्किंग आवर्स हैं, मुझे ये सेफ्टी मेरे एम्प्लॉयज़ को देनी ही है, उनकी प्रोटेक्शन मुझे करनी ही है, उनका एक वर्किंग इन्वायरमेंट इस तरीके से होना चाहिए। तो ये क्या बातें हो गई ऑर्गेनाइज की। करेक्ट। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी हम एक अच्छे ढंग से चलाएं, सब किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, उन सब चीज़ों के लिए हमने बोला लेबर कोड को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चीज़ों को क्या कर रहा है, थोड़ा कैटेगरी वाइज अगर हम सेग्रीगेट करते हैं तो बेटर मैनेजमेंट हो पाता है, इजी हो जाता है काम करना एज वेल एज कराना। क्योंकि मुझे कल को कोई दिक्कत होती है बीइंग अ लेबर तो मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। करेक्ट, मेरे पे क्या लॉज हैं। ऑब्वियसली जो भी इंडस्ट्रीज लेबर्स को एम्प्लॉय करती हैं वहाँ पे आप और मेरे जैसे एज एन कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं जो इन स्पेसिफिक चीज़ों में एक्सपर्टीज होती है, लेबर लॉज में एक्सपर्टीज है, तो ऑब्वियसली वो गाइड करते हैं एंड कंपनी इज अकॉर्डिंग ही सबको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। सो द लॉ रिलेटिंग टू लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज प्राइमरली नोन अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल लॉज। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे कि इंडस्ट्रियल लॉ नाम दे दिया, उसके अंदर सारे के सारे लॉ इकट्ठे हमने भर दिए थे, तो हमने उसको नाम दे दिया था इंडस्ट्रियल लॉज। Industrialization is considered to be one of the key engines to support the economic growth of any country. A plethora of labor laws have been established to ensure
इवेलेटेड हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। क्या इंडस्ट्रियल लॉज, लेबर लॉज की बात करूं तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वो एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्यों बनाए गए हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर्स अगेंस्ट ऑप्रेसिव टर्म एज इंडिविजुअल वर्कर इज इकोनॉमिकली वीक एंड हैज लिटिल बार्गेनिंग पावर। फिर मैंने जैसे बोला ना कि भाई जो जैसे हम मान लो किसी की अगर हम खेती की बात करते हैं तो मुझे पता है कि भाई अगर मेरे पास लैंड है, मेरा एग्रीकल्चर, मेरा पूरा का पूरा खेत है और उस पर मुझे काम करवाना है, क्रॉप्स कटवानी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, थ्रेशिंग हो गई, तो मैं लेबर्स को किसी भी रेट पे हायर कर सकती हूँ। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं बोल दूंगी कि ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ। तो बोलते हैं कि इन सब चीज़ों को रेगुलराइज कराना जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन कम से कम हो। तभी हमने चैप्टर 14 में सबसे पहले बेस कहाँ से बनाया था? फंडामेंटल राइट से बनाया था कि आप काम कोई भी कर रहे हो, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, फंडामेंटल राइट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपके पास है, सो आपका एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही नहीं सकता है। देन लेबर लॉज क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं एंड फैसिलिटेट करते हैं वर्कर्स को इन दी ऑर्गेनाइजेशन। वो हेल्प करते हैं इन टू डील विद द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देखो अगर मैं ये मानती हूँ, आपका भी शायद यही मानना होगा, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के काम कर रहे हैं वहाँ पे डिस्प्यूट होना तय है। ठीक है, क्यों? ये नहीं कि आपस में ग्रजेस वो सब तो चलो छोड़ ही दो। बात क्या है कि देखो 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 दिमाग वहाँ पे एप्लीकेबल हैं, करेक्ट? मेरा सोचने का, मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होगा आपसे, आपका होगा मुझसे अलग। ठीक है ना, आप गलत हो गए ना शायद मैं गलत हूँ, लेकिन यहीं पे कन्फ्लिक्ट आता है। सो डिस्प्यूट कहीं ना कहीं अराइज होता ही होता है। प्लस जैसे मैंने बोला कि मुझे विमेन को लेके सेफ्टी कम है, चाइल्ड लेबर आप एम्प्लॉय कर रहे हो, आप टाइमली वेजेस नहीं दे रहे हो, ओवर टाइम नहीं पे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर मैं काम कर रही हूँ आजकल तो इतनी अवेयरनेस है कि आपको आवाज़ उठानी होगी एंड वहीं पे डिस्प्यूट अराइज होगा। तो मैं अपने मैटर को लेके कहाँ जाऊँ? ठीक है, आप बड़े बड़े मैटर्स को लेके तो हाई कोर्ट चले जाते हो, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, आर्बिट्रेशन में चले जाते हो, लेकिन एक लेबर कहाँ जाए? तो उसका भी रेजोल्यूशन मेरे लेबर लॉज के अंदर होता है। देन टू इन्फोर्स सोशल इंश्योरेंस एंड लेबर वेलफेयर स्कीम्स एंड अलाइक। अब इसका मतलब क्या है? हमें पता है बोनस है, हमारी इंश्योरेंस है, ग्रेचुटी है, ये सब क्या है? प्रोविडेंट फंड है, ये सब मेरे लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज का ही पार्ट है। इसलिए लेबर लॉज आया है एंड मतलब ऑब्वियसली इतने टाइम से चल रहा है और वो इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है। नाउ व्हाट वाज द नीड टू ब्रिंग इन द न्यू लेजिस्लेशन? कि अभी मैंने बोला ना कि ये 4 भाग में क्यों इसको हमने बोल दिया, एक ब्रॉड कैटेगरी या मैंने एक कोड का नाम क्यों दे दिया? क्या ऐसी ज़रूरत थी कि हमें एक लेबर लॉज को जो कि स्कैटर्ड था उसको कैटेगराइज, जैसे हम चीज़ें, पूरा कमरा फैला हुआ है लेकिन हम करते हैं ना, एक दिन मूड बन जाता है कि आज तो इस कमरे की सफाई करेंगे या आज तो हम चीज़ें जो मिनिमलिस्ट की तरफ अगर हम कंसेप्ट देखें तो हम बोलते हैं कि भाई जो एक्सेस का सामान है उन्हें हटाओ। तो वही हमने क्यों सफाई करी या हमने क्यों चीज़ों को सेटल डाउन किया, क्या ज़रूरत थी? तो बोलते अब देखो ये चीज़ है ना, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अभी आप सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन देखोगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन होगा ही होगा। क्या ज़रूरत है? लेबर इज कवर्ड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट इन दी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस पॉइंट को, इस लाइन को हाईलाइट कर लो एंड प्लीज़ हाइलाइटर साथ में लेके बैठो बिकॉज जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो तो आपको डेफिनेटली करनी है, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद भी तो आप पढ़ोगे ना कि बस मेरे साथ पढ़ लिया तो काम खत्म हो गया मैम, नहीं, आपको भी पढ़ना है अपने आप, राइट? सो जब आप भी पढ़ोगे तो कुछ हो सकता है ना कि मेरे मैंने अंडरलाइन नहीं करा या मैंने हाईलाइट नहीं करा है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है, आपको लगा, हो सकता है बिकॉज आपके पास, वही मैंने बोला ना, आपके पास भी उतना ही दिमाग है जितना मेरे पास है एंड शायद आप मुझसे बेटर जानते होंगे, करेक्ट? सो आप प्लीज़ हाइलाइटर्स का यूज़ करिए, जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन्हें हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि लेबर कवर्ड होता है कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मैंने आपको बताया कि भाई सेंट्रल भी इस पर्टिकुलर चीज़ पे लॉज बना सकती है इन रिगार्ड्स टू लेबर एंड स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। देयरफॉर रूल्स गवर्निंग लेबर कैन बी पास बाय बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर।
Then the resolution of the labor disputes, working conditions, social security and pay are of only a few of the labor related issues that are governed by more than 100 states and 40 federal laws. According to the central government, labor reforms also remained untouched during the economic reforms carried out in 1991. भाई क्या बोलना चाह रहे हैं कि कुछ ही चीज़ें थी लेबर लॉज के अंदर जिन पे मेरी गवर्नमेंट, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉज बना रखे थे, करेक्ट। और क्या बोला गया कि देखो और कुछ ऐसे इश्यूज थे जो कि हो सकता है ना किसी ने एड्रेस ही ना किए हो या जिन पे ज़्यादा फोकस ना दिया जा रहा हो। सो द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर लॉज, जिसको हम आगे किस नाम से पढ़ेंगे, NCL, नेशनल कमीशन ऑफ लेबर लॉज, submitted its report in 2002 which said that there were multiplicity of labor laws in India and therefore recommended that central level multiple labor laws should be codified in 4 or 5 labor codes। ठीक है, क्या बोला कि जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लेबर लॉज थे, बट अब क्या बोला गया, कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि इसको 4 या 5 कोड के अंदर आप डिवाइड कर दो। नेमली उन्होंने क्या सजेशंस दिए कि क्या क्या आप लेबर ब्रॉड हेडिंग्स में क्या क्या क्लासिफाई कर सकते हो। भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेके, अब रिलेशन में आपका डिस्प्यूट भी आ जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे मेरे इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक कोड बना दो। वेजेस को लेके जिसमें मेरा बोनस आ गया, प्रोविडेंट फंड आ गया, ग्रेचुटी के बारे में बातें आ गई, इसके अंदर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोड्स को डाल दो। सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, कि भाई एक इंडिविजुअल को सोशल सिक्योरिटी के तौर पे क्या क्या चीज़ें गवर्न करती हैं वो इस लेबर कोड के अंदर डाल दीजिए। सेफ्टी के बारे में, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस के ऊपर एक इन्होंने ब्रॉड कैटेगरी बना दी कि भाई एक आपका ड्रिंकिंग वाटर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए, देन मान लो वर्कर्स जो मेरे माइंस में काम कर रहे हैं उनको एडिशनल सेफ्टी मिलनी चाहिए। तो इन सब रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो इस पर्टिकुलर कोड के अंदर आ जाने चाहिए। सो इन ऑर्डर टू कोडिफाई 29 सेंट्रल लेजिस्लेशंस, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सबमिटेड 4 लेबर कोड बिल इन 2019। तो ये कुछ बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी तक तो चलता आ रहा था ऐसे ही कि सब बिखरा हुआ था, लेकिन जब ये कोड की बात करी तो वो बहुत पुरानी नहीं है। वाइल The Code on Wages 2019 was approved by the Parliament। तो ऐसा नहीं कि चारों कोड एक बारी में अप्रूव हो गए, एक एक करके अप्रूव हुए, करेक्ट। So the Standing Committee on Labour was tasked with handling the 3 other bills। On all the 3 bills, the Standing Committee delivered its report in September 2020। कोविड के टाइम की बात हो रही है। द गवर्नमेंट रिपील्ड दीज 3 बिल एंड इनैक्टेड न्यू वंस। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 3 बिल और पास किए तो उनको हटाया और एक उन्होंने न्यू वंस को आगे रखा। दे ब्रॉडली कैटेगराइज लेबर कोड इनटू 4 कैटेगरीज। फिर 4 कैटेगरीज में बांट दिया। उन्होंने बोला था ना कि भाई 4 से 5 कैटेगरी में बांट दो। सो फाइनल आउटकम क्या आया कि हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला हमने बोला कोड ऑन वेजेस होगा। ये कोड आपको याद होने की, भाई 4 कोड कौन से हैं तो वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो कोड ऑन वेजेस पहला, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, दूसरा सोशल सिक्योरिटी थर्ड, एंड फोर्थ हमने कंबाइन जो हम 5 बना रहे थे ना कि भाई एक सेफ्टी और एक वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन, इसको हमने एक कर दिया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो क्या कोड है मेरे साथ बोलो कि कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, करेक्ट। सो पर्पस क्या था, नया कोड हम, ठीक है, हमने बोला कि रिफॉर्म आया, चेंजेस आए, हमने कोड में डिवाइड किया, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी, क्या बोला गया, labor legislation is that is adapted to the economic and social challenges of the modern world of work fulfills the 3 crucial role। क्या ये important है, प्लीज़ मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। एंड ऑब्वियसली पता होगा कि जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, आई डोंट नो शुरू से मेरी हैबिट क्या है कि मैं उस पर स्टार्स बना लेती हूँ। तो प्लीज़ आप भी, भाई जितना ज़्यादा स्टार्स, ये मेरा स्टार्टिंग से ही था, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो समझ में आता है। आपका जो भी साइन है या आप IMP लिखते हो, वट एवर, बट द पॉइंट इज कि प्लीज़ उसको मार्क करो, करेक्ट।
सो क्या है, इट एस्टैब्लिशेस अ लीगल सिस्टम दैट फैसिलिटेट प्रोडक्टिव इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट रिलेशन एंड देयरफॉर अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी। तो उन्होंने बोला कि लेबर लेजिस्लेशन, लेबर लॉज का पर्पस क्या था, हमने बोला एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करना, जहाँ पे मेरे, क्योंकि अगर लेबर्स की मेरे हम इश्यूज को एड्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, प्लस अगर उनका एम्प्लॉयर उनकी हर एक कंडीशंस को, हर एक सिचुएशन को समझ रहा है, तो कलेक्टिवली आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो मेरा आउटपुट, इनपुट जितना अच्छा होगा आउटपुट उतना ही बेटर होगा, करेक्ट। सो उससे क्या होगा कि प्रोडक्टिव इकोनॉमी बनेगी, चीज़ों का फुलर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। Second, by providing a framework within which employers, workers and their representative can interact with regards to work related issues। कि अब देखो, अब बात पे अगर कोई स्ट्राइक करने लग जाए, ये भी एक रेजोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये भी है कि कभी कभी स्ट्राइक पे जाना भी एज एन एम्प्लॉय ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो हमने बोला एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे वर्कर्स अपनी बात को रख पाएँ और एम्प्लॉयर्स उनकी बात को सुन पाएँ, एंड वाइस वर्सा। कुछ ज़रूरी नहीं है हमेशा एम्प्लॉयर ही गलत हो, कई बार एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर या उनका कुछ चीज़ें होती हैं जो दोनों ही तरीके से मिसबैलेंस हो सकती हैं। सो दोनों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें आपस में वो बेटर कोऑर्डिनेट करके रेजोल्यूशन ला पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए लेबर लॉज का आना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट था। Then it provides a clear and constant reminder and guarantee of fundamental principles। देखो जो चैप्टर नंबर 14 था वो तो इसी पे बात कर रहा था ना, कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनका सहारा लेके आप अपनी बात को और मजबूती से रख सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है कि लेबर लॉज मतलब क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि भाई जो अगर तुम काम सही कर रहे हो और फिर भी तुम्हें उस काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है या उसके इन रिगार्ड्स टू पेमेंट नहीं हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो तुम्हारी आवाज़ उठाने का तुम्हारे पास पूरा हक है, क्योंकि यू आर बैक्ड बाय फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, करेक्ट। सो ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर्स की तरह काम करते हैं। अब जो भी चीज़ें बोल्ड हैं, ब्लैक में हैं, वो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होनी ज़रूरी है, ठीक है। अभी देखो हमने ये पार्ट भी अभी स्टार्ट किया है, तो मैं आपको कॉन्स्टेंटली कुछ चीज़ें रिमाइंड करूँगी, एंड हो सकता है मैं आज एक फर्स्ट पार्ट में आपको रिमाइंड करी हूँ, सेकेंड पार्ट में आपको वो अपने आप ही चीज़ अंडरस्टूड होगी कि ब्लैक से जितना भी बोल्ड पोर्शन है वो मेरे आंसर में आना ही आना है। दैट मीन्स वो मुझे याद करना है। कुछ चीज़ें होती हैं वो मुझे याद करनी होती है, कुछ मुझे समझनी होती है, ठीक है। तो समझ तो आप पूरा कंसेप्ट रहे हो, लेकिन लिखने के लिए मुझे कुछ याद करना होगा, तो वो है हमारे बोल्ड पॉइंट्स। तो आपको समझ में आया कि 3 पर्पस थे, हम बोल सकते हैं ब्रॉडली, लेबर लेजिस्लेशन या लेबर लॉज को लाने के। देन अब बात करते हैं कि पहले किस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज था। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि लेबर लॉज में बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें तो उसके अंदर हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट आता था, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स आते थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आ जाती थी, करेक्ट। फिर एक वेजेस को लेके था, ये ब्रॉड कैटेगरी इन्होंने ऐसे बता दी कि पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेज, बोनस, और वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए आपका फिक्सेशन ऑफ वेज रेट क्या होना चाहिए, ये सब कैटेगरीज हम एक वेजेस के अंडर डाल देते थे। देन वर्किंग आवर्स कंडीशंस को लेके बहुत सारे एक्ट की, भाई देखो हर इंडस्ट्री एक जैसे काम नहीं करती है। मैंने जैसे बोला माइनिंग इंडस्ट्री एक अलग तरीके से काम करती होगी एज कम्पेयर टू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और अ टेक्सटाइल यूनिट, करेक्ट। सो सबको लेके उनके अलग अलग लॉज थे। तो फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, प्लांटेशन लेबर लॉज हो गया, माइंस एक्ट हो गया, देख रहे हो उनके लिए तो अलग ही माइनिंग एक्ट बना हुआ है। देन सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स के लिए अलग था, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए अलग था, शिपिंग मर्चेंट के लिए अलग है। देन डेंजरस मशीन्स के ऊपर है, डॉक वर्कर्स के ऊपर है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए के अलग था, बिल्डर्स के ऊपर अलग था।
तो ये सब कुछ साइन वर्कर्स, सिनेमा थिएटर वर्कर्स के लेके एक अलग एक्ट था। तो और भी थे इसमें तो मैंने आपको कट शॉर्ट करके डाला है। तो ये सब चीज़ें हमारी वर्किंग कंडीशंस के अंदर हम बोलते थे कि ठीक है, ये वर्किंग कंडीशंस को, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को रेगुलेट कर रहे हैं। और क्या है, इक्वालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन की बात करें तो मेटर्निटी बेनिफिट, जो कि विमेन का अब ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है 50% और इवन मोर देन दैट आपकी फीमेल वर्कर होनी चाहिए। तो उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं उनके बारे में है कि उनको भी इक्वल रेम्यूनरेशन होना चाहिए, बेनिफिट्स मिलने चाहिए। देन लॉज रिलेटेड टू डिप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बॉन्डेड लेबर है ना, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर, चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर। देन सोशल सिक्योरिटी को लेके अगेन बहुत सारे एक्ट, ग्रेचुटी हो गया बीडी वर्कर्स के लिए, पर्सन इंजरीज हो जाती हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। तो इतने ये पूरा स्कैटर्ड था। अब हमने क्या किया, एक कोड ले आए। अब इन कोड के अंदर हमने और अच्छे तरीके से ब्रॉड कैटेगरीज बना के छोटे छोटे एक्ट को एक साथ मर्ज कर दिया। हमने बोला अब इस ब्रॉड कैटेगरी में जो एप्लीकेबल है वो उसके अंदर जितने भी एक्ट्स आ रहे हैं उन सब पे एप्लीकेबल होगा। करेक्ट। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू लेबर कोड इंपॉर्टेंट, सो पर्पस इंपॉर्टेंट था। अब ये नया कोड जो न्यू लेबर कोड है वो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपको याद करना। सो द अपकमिंग लेबर कोड एंड इट्स पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑन योर बिजनेस, कि आपके बिजनेस पे मेरे इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे नए लेबर कोड क्या एक छाप छोड़ते हैं या किस तरीके से इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं उसकी बात करते हैं। बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, स्टैंडर्डाइजेशन इन टर्मिनोलॉजी एंड कंसिस्टेंसी इन अप्रोच। देखो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बोली। बोला क्लैरिटी लाने के लिए स्टैंडर्ड, हम बोलते हैं ना कि ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है, ये एक स्टैंडर्ड रूल है जो हर एक पे एप्लीकेबल है। क्लियर, क्लैरिटी मीन्स क्लियर होना चाहिए सबको। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सबके ऊपर एक जैसा एप्लीकेबल होना चाहिए, कि जो टर्मिनोलॉजी हम इस पर्टिकुलर सपोज वेजेस के अंदर हम यूज़ करें वही टर्मिनोलॉजी हर एक के अंदर सेम तरीके से एप्लीकेबल है। सो क्लैरिटी, स्टैंडर्डाइजेशन इन टर्मिनोलॉजी, कंसिस्टेंसी इन अप्रोच, की एक जैसा सबको एक जैसा चलेगा। ऐसा नहीं कि इनके साथ अगर इनको इधर ये बेनिफिट मिल रहा है, मान लो एक्स्ट्रा वेजेस का बेनिफिट मिल रहा है माइंस एक्ट के अंदर, तो बोलते हैं ठीक है आपके काम की कितना उसमें आपका रिस्क इन्वॉल्व है वो मैटर तो डेफिनेटली करता है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक कंसिस्टेंसी अप्रोच में रहेगी कि उसको डील कैसे करना है वो स्टैंडर्ड रहेगा। The Commission emphasized the necessity to streamline and unify labor legislation. अब मैं इसको और सिंपल वे में क्या बोल सकती हूँ, unify labor laws. So consolidating labor laws would also enable more comprehensive labor coverage because separate labor rules apply to different employment classifications and across different thresholds. The four code again कौन से थे, wages, industrial relations, social security and occupation safety were introduced in the parliament as a result of National Commission of Laws recommendation, National Commission of Labor's recommendation, correct? So facilitating employment development while preserving the employee's right is the main problem of the reform. क्या कि भाई इकोनॉमी जो मेरी आगे भी बढ़नी चाहिए, प्रोडक्टिव भी होना चाहिए, प्लस मैं एम्प्लॉयज़ की राइट को भी प्रोटेक्ट कैसे करूं, ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे न्यू लेबर कोड के साथ। सो द कवरेज ऑफ अ स्मॉल बिजनेस, चूजिंग कट ऑफ पॉइंट कि भाई मेरे कौन से स्मॉल बिजनेस कैटेगरीज में आ रहे हैं, कट ऑफ पॉइंट क्या है कि भाई इसके बाद अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है या इसके बाद कोई इंडस्ट्री इतने एम्प्लॉयज़ को लेके उसमें हायर्ड है मान लो, ठीक है, और फिर वो एकदम से शट डाउन होती है, तो क्या पॉइंट है जिस पे हमें अप्रूवल लिए बिना हम उन पर्टिकुलर चीज़ों को बंद नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो कोई पब्लिक कंपनी है, कोई लिस्टेड कंपनी है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई वो ऐसे डीलिस्ट नहीं हो सकती, आपको प्रायर अप्रूवल्स चाहिए, आपको उनकी डेट्स को पे ऑफ करना है, कोई क्रेडिटर नहीं होना चाहिए, सबसे कंसेंट ले लो, नो ऑब्जेक्शन ले लो, फिर जाके आप कंपनी को कहीं ना कहीं बंद करते हो ना। तो इसी तरीके से हमने बोला कि अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर मान लो 100 या उससे ऊपर के लेबर्स एम्प्लॉयड हैं तो बहुत होता है, आप उनकी डेली लाइफ को इफेक्ट कर सकते हो अपने एक डिसीजन से कि आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, आपने फटाफट बंद कर दिया। बोला नहीं, हम मिनिमम कट ऑफ सेट करेंगे कि अगर एक
इंडस्ट्री के अंदर इतने लेबर्स हैं, तो विदाउट प्रायर परमिशन वो बंद ही नहीं हो सकती, आप क्लोज डाउन नहीं कर सकते हो, आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेना होगा लोगों को हटाने से पहले, ठीक है। उनको आज नोटिस दे दिया, वेजेस का क्या है, वो तो डेली वेजेस पे है कि कल से मत आना, बोलो नहीं कर सकते हैं। Bolstering labor enforcement, enabling flexible forms of labor, supportive collective bargaining are important topics of discussion. In addition, as goes on, it is necessary to update and simplify labor laws in order to include clauses that can accommodate new kinds of employment, that is gig work. Gig work is as in मैं आपकी तरह fully employed तो हूँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, साइड बाय साइड अपना कुछ और भी बिजनेस कर रही हूँ अपना। भाई देखो, आपको जो प्रोडक्टिविटी मेरे से चाहिए, जितना मैंने प्रॉमिस किया है, आई एम डूइंग दैट, ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग यू दैट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे उसमें मेरा टाइम बच रहा है और मुझे कुछ और एक्स्ट्रा करना है, तो मैं उसके लिए बाउंड नहीं होनी चाहिए। मैं डेफिनेटली अपने उस एम्प्लॉयमेंट के बाद सेकेंड एम्प्लॉयमेंट भी हायर ऑब्वियसली ज्वाइन कर सकती हो। तो ये भी आजकल ट्रेंड है, तो बोलता है इनको भी आपको एड्रेस करना होगा, आप उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। सो फीचर्स ऑफ न्यू लेबर कोड क्या था कि मोस्ट लेबर रूल्स आर एप्लीकेबल टू बिजनेसेस लार्जर देन अ पर्टिकुलर साइज, टिपिकली 10 और अबव, करेक्ट। So threshold based on company size could ease the burden of compliance for business. As in हमने बोला कि अगर कुछ लेबर लॉस को हमने कैटेगराइज कर दिया, जैसे मैंने बोला कि जिसमें 100 या उससे ज़्यादा लेबर है, उसको ले ऑफ करने से पहले, शट डाउन करने से पहले अप्रूवल लेना है। अगर यही चीज़ अगर मान लो 50 लेबर्स हैं, करेक्ट, और मैं यूनिट को क्लोज डाउन कर रही हूँ, तो अगर लॉज में नहीं लिखा तो वो कंप्लाई मुझे नहीं करना, तो कहीं ना कहीं कंप्लाइंसेस भी हमने कैटेगराइज कर दिए, आपके बिजनेस कितना बड़ा है उसके बेसिस पे। तो वो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यही तो है। So one would counter that all the business should be subject to fundamental protection including pay, social security, working conditions. Such size-based limits are still present in some codes. Then second क्या था कि simple and accountable system will simplify the process. One registration, one license, single return for all the codes. हो सकता है ना कि भाई कुछ चीज़ें मेरे अलग कोड में फॉल हो रही है, कुछ मेरे इंडस्ट्रियल रिलेशन में फॉल हो रही है, तो मैं मतलब एक रिटर्न फाइल करके मैं सबका कंप्लायंस कर रही हूँ। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, करेक्ट। Then government approval is required for establishment that employ 100 or more employees to close, lay off or retrench. मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मान लो मैं अपना यूनिट बंद करना चाहती हूँ, मैं अपने नंबर ऑफ लेबर को कम कर रही हूँ या मैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको निकाल रही हूँ, तो अगर मैं कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही हूँ, so I have to take the prior permission of government, then only I can proceed. So it has been suggested that this made it harder for business to leave and has interfered with their capacity to change their staff to meet production demands, right? So this number is increased to 300 by Industrial Relation Code. अब देखो ये कोड ने, अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ने क्या किया, उनके अंदर जितने भी हम पढ़ेंगे क्या क्या लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर फॉल हो रहे हैं, तो उन पे हमने क्या लिमिट लगा दी कि आप 300 से ऊपर के बात करेंगे हम, ठीक है। और हो सकता है कुछ लेबर जो मेरे कोड्स हैं वो 100 तक लिमिट हो उनकी, वो हम जैसे जैसे एक एक को पढ़ेंगे हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड द गवर्नमेंट इज परमिटेड टू रेज इट फर्दर बाय नोटिफिकेशन। देन the complexity of labor laws has led to many compliances, which has increased the burden of compliance on business. On the other side, labor enforcement apparatus has been unsuccessful due to weak enforcement. भाई आपने compliance तो हजारों बना दिए, लेकिन अगर सही से फॉलो ही नहीं हो रहा है तो वो एक बर्डन की तरह है, वो किसी को हेल्प नहीं कर रहे हैं, इवन आप वो बर्डन सम हो रहे हैं, राइट। भाई उनको कंप्लाई करने के लिए अगर मुझे किसी लीगल एडवाइज़र को हायर करना पड़ रहा है, इतने कंप्लाइंसेस हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो वो मेरे लिए एक बर्डन है और हम उसको कंप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, राइट। सो द इनसफिशिएंट सैंक्शंस, इंस्पेक्टर रेंट सीकिंग बिहेवियर, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लेबर जो मेरे लॉस थे वहाँ पे होता था कि भाई फैक्ट्री में इंस्पेक्शन हो रहा है, चीज़ें सही नहीं है, आए इंस्पेक्टर, चीज़ों को हमने फर्जी साइन कराया, पैसे दिए, हो गया, क्योंकि आप कंप्लाइंसेस ही इतने रख रहे हो जो शायद, अब देखो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं कि पोल्यूशन का आपका
जो मेजर है वो इतना ही होना चाहिए, वेस्ट आप पानी में नहीं छोड़, वो तो ऑब्वियसली सबको फुलफिल करने ही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उतनी यूज़फुल नहीं है लेकिन हमें कंप्लाई करनी है, तो वो कहीं ना कहीं बर्डन सम हो जाता है। एंड उसमें आपका इंस्पेक्टर आ रहा है, चक्कर लगाने आ रहे हैं, इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, आप पैसे देते हो और वो काम को आप फर्जी कर लेते हो, लेकिन सिर्फ ऑन पेपर्स या ऑन ग्राउंड नहीं है, तो वो भी उन चीज़ों का भी क्या ही फ़ायदा। So some of these issues are covered by the code. Contract labor is now used more frequently as a result of economic factor and labor compliance requirement. However, fundamental rights like guaranteed salary have been denied to contract worker. These issues are entirely addressed by the code. Fixed term employment, however, is a new time of short term labor that is introduced by the Industrial Relation Code. कि भाई जैसे मैंने बोला गिग वर्कर है, ठीक है, वो चीज़ हो गई, या और कुछ नई चीज़ें हमारे कुछ जो देखो जो बर्डन, हम सिंपल समझो, बर्डन वाली चीज़ें हमारे लेबर कोड ने हटाई हैं। और आज के चीज़ों को समझते हुए, ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए, हमारे एडवांसमेंट को देखते हुए जो चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए थी वो इंक्लूड करी हैं। Then there are many registered trade unions, but there are no standards by which to recognize unions that can formally bargain with employer. देखो यूनियन तो हम बोलते हैं ना, कई बार आपके ऑफिसेज में भी बन जाती है, करेक्ट, ऑफिस में बन गई, एक फैक्ट्री में बन गई, लेकिन वो मतलब उन चीज़ों उनको रिकग्नाइज कौन करे। देखो बना रहे हो यूनियन अपनी आवाज़ रखने के लिए, अपने पॉइंट्स को रखने के लिए, मुबारक है, बनाओ, लेकिन रिकग्नाइज तो हो, वो फिर आपके पॉइंट को आगे तो रखे। सिर्फ बातों बातों में बना ली, कोई बात नहीं रिजॉल्व हो रही है और भाई हमारी यूनियन है और यूनियन वाले ही साथ में नहीं है, तो फ़ायदा क्या, करेक्ट। तो आपकी मतलब आप जो चीज़ें कर रहे हो ना वो एक सिस्टमैटिक वे में होनी बहुत ज़रूरी है। देन provisions for recognition are created by Industrial Relation Code. The code greatly simplify labor rules, yet there are several areas which they fall short. Additionally, the code on social security has enabling measure to notify programs for gig and platform workers. Nonetheless, these classification lack precision. The code delegates rule-making authority over a number of significant issues, including the applicability of Social Security Program, health and safety regulation. The debate is on whether the legislation or the executive branch should decide this issue. भाई हमने बोला सोशल सिक्योरिटी को लेके, हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके आप मतलब चीज़ों को रिकग्नाइज करो। हुआ क्या, फर्दर मैंने डेलीगेट कर दी। अब वो डेलीगेट कर तो रहे, लेकिन उस पर एक्शन लेगा कौन, ये भी एक डिबेटेबल पार्ट था, जो कि बहुत हद तक हमने लेबर कोड में उन चीज़ों को रिकग्नाइज किया है। The law forbids discrimination based on gender when it comes to hiring of new employees for similar or identical job and determining pay. Work of similar kind is defined as work requiring same level of experience, effort, responsibility and experience. कि भाई अगर आप एक हम जैसे हम कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है कि आपके प्रोफेशनल पास को ढूंढ रहे हैं या आपका रीसेंट अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए ना, तो ये क्राइटेरिया फिर सब पे एप्लीकेबल है जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हैं। ऐसे ही जॉब में अगर आप एक सर्टेन वैकेंसी निकाल रहे हो तो उस वैकेंसी को फिल करने वाले सब सेम पेज पे होंगे, तो वो ऑब्वियसली इक्वल पे भी डिजर्व करेंगे, या फिर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पे कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो मिनिमम वेज है वो तो तय होगी ही होगी सबके लिए। नाउ कम्स द रिफॉर्म प्रपोज बाय न्यू लेबर कोड। अब हम एक एक करके कोड को समझते हैं कि किस पर्टिकुलर कोड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें फॉल हो रही हैं। सबसे पहला हमने बोला कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब देखो सोशल सिक्योरिटी में अगर मैं बात करूँ, आपके लिए सोशल सिक्योरिटी क्या है कि भाई मेरी जॉब अगर कल को नहीं रहती है, गॉड फॉरबिड एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है, तो मेरा बैकअप क्या है, किस तरीके से मैं अपने फिनेंस को मैनेज करूं कि मैं कुछ दिन तक सर्वाइव कर पाऊँ, मेरी फैमिली सिक्योर रहे, वही मेरे लिए सोशल सिक्योरिटी है, राइट। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला आपको आप
अगर लॉयल रहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो आपको ग्रेच्युटी मिलती है, आपका प्रोविडेंट फंड ओपन होता है जिसमें एक सर्टेन परसेंटेज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है एंड सर्टेन परसेंटेज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही पार्ट एम्प्लॉय से लिए जाते हैं। प्लस आपको ये भी होता है कि आप परसेंटेज, आप अपनी ज़्यादा सेविंग करना चाहते हो, आपको लगता है कि भाई पर्सनल बेसिस पे उतनी सेविंग नहीं हो पा रही है, तो आप अपने प्रोविडेंट फंड का रेशियो भी इंक्रीज करवा सकते हो। करेक्ट? तो वो क्या है, वो एक मेरी सिक्योरिटी है कि भाई कल को उतना पैसा तो मेरे बैकअप पे है ही ना, राइट? तो दैट इज सोशल सिक्योरिटी फॉर मी। सो बोलता है अ कोड टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी विद द गोल टू एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी टू ऑल एम्प्लॉयज, की भाई सोशल सिक्योरिटी हर एक एम्प्लॉयज का राइट है एंड वर्कर्स ईदर इन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। सो सोशल सिक्योरिटी जितनी ही मेरे ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा मेरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को वो इम्पैक्ट करती है, उनके लिए होना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो and workers either in the organized or unorganized or any other sector or for matter connected therewith or incidental thereto. To ensure security for all workers, the central government has amalgamated 9 labor laws into the Social Security Code. मतलब कि अगर मैं बात करूं सोशल सिक्योरिटी के बारे में, तो यहाँ पे 9 लॉज जो हैं वो इसके अंदर फॉल होते हैं। करेक्ट? तो जितने मेरे लॉज मैं बोलूँगी अलग अलग जगह स्कैटर्ड थे, उसमें से इससे रेलिवेंट 9 लॉज को हमने कैटेगराइज या किसके अंदर डाल दिया, सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर डाल दिया। सो in order to ensure the secure right of workers for insurance, pension, gratuity, maternity benefit, etc., the government can fund the contribution of workers from disadvantaged section. So what are these, again, what are the salient feature of code on social security code? अब देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में पूछूं या बोलूं कि क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो डेफिनेटली नीड आ सकती है ऑफ न्यू लेबर कोड्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू लेबर कोड्स, पर्पस ऑफ लेबर लेजिस्लेशन जहाँ से हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, प्लस इंडिविजुअली हर कोड के सेलिएंट फीचर्स उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आपको ये याद करने होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक एक याद करो, सारे याद करो, बट येस अगर मैं मान के चलती हूँ, मान लो 10 हैं, करेक्ट? कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 12 15 हैं, ठीक है? तो कम से कम मैं मान के चलती हूँ आपको 10 तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो 4 मार्क्स से कम का तो नहीं आएगा अगर आपसे इसके बारे में लिखने को बोलता है। तो 4 में अगर आप 10 पॉइंट लिखते हो, साउंड्स गुड। करेक्ट? सो स्टार्ट करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। पहला क्या है, बेनिफिट ऑफ पेंशन स्कीम टू ऑल वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर। क्या बोला जा रहा है कि अगर हम प्रोविडेंट फंड की बात करें, या सॉरी हम पहले पेंशन की बात करते हैं, हमने बोला एम्प्लॉय पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो पेंशन हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज, इवन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, कितनी स्कीम्स गवर्नमेंट की इस तरीके से डिज़ाइंड है कि मान लो मेरा बिजनेस है, करेक्ट, आई एम नॉट इन टू एम्प्लॉयमेंट, तो मैं एक सर्टेन परसेंटेज डिपॉजिट कर सकती हूँ अकाउंट में, या मैं उस स्कीम्स पे रजिस्टर कर सकती हूँ। एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स जब मेरे को लगता है कि हाँ अब उनका कुछ टेन्योर फिक्स होगा, उसके बाद वो एज अ पेंशन कुछ इंटरेस्ट के साथ मुझे हर मंथ रिसीव होने लगेगा। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कर्स वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हर एक चीज़ों में ये एप्लीकेबल होगा। सेकेंड, देखो ये पॉइंट आप याद कर सकते हो, करेक्ट? देन क्रिएशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव सोशल सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर थ्रू अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन, बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रीटमेंट इज अवेलेबल अंडर द हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज ऑफ ESIC। क्या होता है कि आपसे हर महीने मिनिमल कंट्रीब्यूशन देने को बोला जाता है, ठीक है? जितना आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो उससे
उसका और उसमें ऐड कर, मतलब जित सपोज मैं 10 रुपये दे रही हूँ, ठीक है, तो उस 10 रुपये में मान लो गवर्नमेंट की तरफ से, या मान लो, ठीक है, ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं कि मैं 10 रुपये इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो कल को कुछ भी हो जाता है, मुझे मेरा ट्रीटमेंट कराना है, तो मैं उन स्पेसिफिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, या फिर वो हॉस्पिटल्स जो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर रिकॉग्नाइज है, मैं जाके ट्रीटमेंट करा सकती हूँ। जितना पैसा मैंने जमा कराया वो तो कराया, उसके ऊपर का उतना ही या उससे ज़्यादा परसेंटेज गवर्नमेंट की साइड से उसमें कंट्रीब्यूट होता है। तो उससे क्या है, आपको एक सिक्योरिटी मिलती है कि भाई ये प्लान लेने पे मेरा आज तो इतना जेब से मिनिमम अमाउंट मैं दे रही हूँ, कल को मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो मुझे फर्दर ये अमाउंट पूरा होने के बाद मुझे क्या होगा, मैं उसको यूटिलाइज कर सकती हूँ, मैं हॉस्पिटल्स में अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करा सकती हूँ। ऑब्वियसली अगर आप ये सोचो कि फोर्टिस, मैक्स या और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, तो ऑब्वियसली नॉट, गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल्स में आप ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। देन देखो, एक पॉइंट पहला वाला याद किया, फिर और देखो जो 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी वो शॉर्ट बताऊंगी कि वन लाइनर्स हैं, आपको याद करने में ईजी होगा। उसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहते हो, या उसके अलावा आप मतलब उनमें से कुछ आप कट शॉर्ट करके कुछ और पॉइंट आपको ईजी लग रहा है वो भी कर सकते हो। Third is the doors of ESIC will now be open for workers of all sectors along with the workers of the unorganized sector। और ESIC है क्या, Employees State Insurance Corporation, करेक्ट। तब ये इसको आप अपना सेकंड पॉइंट बना सकते हो कि जो ESIC के बेनिफिट्स हैं वो मेरे सारे सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल हैं, इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी इसके बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। Then the expansion of ESIC hospital dispensaries and branches up to district level, this could be your third point। ये क्या है कि, या फिर मैं बोल सकती हूँ इसी में इसको इंक्लूड कर लो। ये समझाने के लिए मैंने आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, लेकिन आप इसको एक पॉइंट मान के चलो। अब ये क्या है कि भाई गवर्नमेंट अपनी जो ये बेनिफिट्स हैं, उस जो स्कीम के बेनिफिट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जा रही है। वहाँ पे भी कुछ हॉस्पिटल्स को इन स्कीम्स के अंदर रिकॉग्नाइज करेगी, सो दैट ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कुछ डिपॉजिट कर रहे हो तो वो ट्रीटमेंट आप अपने नियर एरियाज में अवेल कर सकते हैं। देन to define various expression used in the code such as carrier center, aggregator, gig worker, platform worker, weight ceiling, etc. Further, the definition of employee has been comprehensively elaborated to cover maximum number of employees and worker। कि भाई एम्प्लॉई की डेफिनेशन को गवर्नमेंट ने कोई लूप होल जितने थे उनको क्लोज करने का ऑब्वियसली कोशिश करी, और उसकी डेफिनेशन को इस तरीके से एक्सपैंड किया कि वो हर एक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रही है। देन even if a single worker is engaged in hazardous work, he would be given ESIC benefit। so इसको छोड़ो, ये आप अपना थर्ड पॉइंट बना सकते हो कि अगर आपका अगर कोई भी हैजार्डस वर्क के अंदर आपका कोई भी वर्कर इन्वॉल्व है तो वो भी ESIC का बेनिफिट अवेल कर सकता है। अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन ESIC प्लेटफॉर्म एंड GIG वर्कर्स एंगेज इन द न्यू टेक्नोलॉजी। देन प्लांटेशन वर्कर्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ ESIC, इसको फोर्थ पॉइंट कर लो कि प्लांटेशन वर्कर्स को भी उतना ही वो भी इसमें बेनिफिट लेने के लिए उतने ही हकदार बनते हैं कि उनको भी राइट दी जा रही है कि आप भी ESIC के बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन हैजार्डस एरिया टू बी कंपल्सरीली कवर्ड विद द ESIC की जो आपके हैजार्डस वर्क्स हैं, ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ माइंस हो गया आपकी और जैसे क्रैकर्स इंडस्ट्रीज हो गई, तो ये सब को तो कंपल्सरली आपका ESIC में कवर होना ही होना है। देन प्रोविजंस फॉर मैटरनिटी बेनिफिट सच एज prohibition from work during certain periods, provision for nursing break, crèche facility, claim for maternity benefit, ये भी आपको अब आपको अपने एम्प्लॉयज़ को देना ही है कि आप एक सर्टेन ड्यूरेशन में, व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, यू आर नॉट मे बी
कंफर्टेबल टू वर्क विद इन सर्टेन मंथ्स, करेक्ट। तो आप उसमें अपने 6 मंथ्स बेनिफिट जो हम बोलते हैं वो आप अवेल कर सकते हो, आप मेडिकल क्लेम कर सकते हैं, प्लस आप क्रैच फैसिलिटी आपको आपका जो एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड करेगा, आप नर्सिंग के लिए ब्रेक्स भी ले सकते हैं। तो ऑल दीज आर कवर्ड अंडर दी सोशल सिक्योरिटी कोड। देन टू प्रोवाइड फॉर अपील, ये आपका 7 पॉइंट हो सकता है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रोवाइड फॉर अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय एन अथॉरिटी इन रिगार्ड टू डिटर्मिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ ड्यूज एंड लेवी ऑफ डैमेजेस रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड by an employer only after depositing social security organization concerned 25% of the amount due from him as determined by the authority against whose order the appeal has been referred। कि भाई आपने कोई डिस्प्यूट हुई, आपने आप में दोनों पार्टीज ने केस को लड़ा और फिर आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप फर्दर अपील करना चाहते हो इन रिगार्ड्स टू दी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को लेके कुछ मैटर है, तो आप डिसीजन के बाद फर्दर अपील कब कर सकते हो? 25% ऑफ द अमाउंट, ठीक है, जिसके लिए आप लड़ रहे हो वो उसका 25% ऑफ द अमाउंट आपको क्या लिखा है कि ड्यू फ्रॉम हिम एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी अगेंस्ट हुज ऑर्डर हैज़ बीन प्रेफर्ड, आपको डिपॉजिट करने के बाद ही अपील हो सकती है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम सर्विस हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी इन केस ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ की पहले होता था ना कि मिनिमम सर्विस 10 साल की है उसके बाद ही ग्रेचुटी है, 5 साल की है 5 साल बेसिकली उसके बाद ही ग्रेचुटी होता था, बोलते थे कि अब वो मिनिमम टर्म हटा दिया है। एम्प्लॉयज़ एंगेज्ड on fixed term to get same social security as permanent employees, that means एक contractual labor और एक fixed permanent की बात करूँ तो बोला बेनिफिट दोनों को सेम मिलेगा, करेक्ट। सो एम्प्लॉयज एंगेज ऑन फिक्स टर्म टू गेट सेम सोशल, देखो इसको आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर ना ही मानो तो बेटर है, फिक्स टर्म एज इन कि मेरा एम्प्लॉयमेंट मान लो 3 साल का है, ठीक है, और एक परमानेंट एम्प्लॉय है, तो दोनों को जो बेनिफिट मिल रहे हैं मान लो वो किस, अब वो भी ऐसा नहीं कि भाई अगर उनको मान लो आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो तो उनको आपका डियरनेस अलाउंस मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड हो गया या ESIC का हो गया, तो हमने बोला कि जो बेनिफिट एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है वही बेनिफिट हमारे फिक्स टर्म एम्प्लॉय को भी मिलेगा। Then creating a national database of worker of unorganized sector through registration on portal, कि भाई जो unorganized sector में कितने, भाई आप पहले unorganized sector को आप पहचानोगे कैसे, तो आपको उसका database कलेक्ट करना होगा, वो इसकी मतलब ऑब्वियसली इस कोड के अंदर वो भी है कि आपका ये unorganized sector का एक डेटा मेंटेन करेंगे कैसे, भाई उनको जो रिकॉग्नाइज हो रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा पोर्टल पे, उससे क्या होगा कि वो चीज़ें नोटिस में आने लगेंगी, उनका डेटाबेस बनेगा और धीरे धीरे उनको भी रेगुलराइज कराया जाएगा। देन 11th पॉइंट कुड बी एम्प्लॉयज एम्प्लॉइंग मोर देन 20 वर्कर्स टू मैंडेटरीली रिपोर्ट ऑन वैक्सीन्स ऑनलाइन, कि भाई आपके जो एम्प्लॉयज़ जो एम्प्लॉय कर रहे हैं 20 से या उससे ऊपर के वर्कर्स, तो जो भी मैंडेटरी वैक्सीन्स हैं इशूड बाय द लिस्ट इशूड बाय गवर्नमेंट, एक सर्टेन लिस्ट अगर है तो वो वैक्सीन्स उनको लगी हुई होनी चाहिए। तो ये भी बहुत चीज़ें, पता है हमें ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें उससे क्या होगा, लेकिन आप सोचो अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मेरे पास डेटा होगा, वैक्सीन्स की रिपोर्ट होगी तो ट्रीटमेंट में ईजी होता है, ठीक है। मैं ESIC के बेनिफिट हमारे हर एक एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं, चाहे वो परमानेंट है चाहे नहीं है, हैजार्डस वालों को तो कंपलसरी हो गया। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि मेरा सोशल सिक्योरिटी कोड प्रोवाइड करता है, राइट। सो अब मैंने इसमें आपको 11 पॉइंट्स टिक करके दिए हैं, आपको जो अच्छे लगते हैं या जो ईजी है याद करने में आप वो लर्न कर सकते हैं, बट ये पॉइंट्स जो आपके टिप्स पे होने चाहिए बिकॉज सेलिएंट फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, करेक्ट। और इस चैप्टर में से क्या ही पूछा जाएगा, यही पॉसिबल क्वेश्चंस हैं तो वो हम एड्रेस करके चलेंगे। सो आई गेस आज हमने क्लास काफ़ी हद तक कवर किया है चैप्टर को इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगेन विद दी 3 लेफ्ट कोड्स, दैट इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड वेजेस कोड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्लस उस क्लास में नहीं, फिर एक नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसके अंदर हम क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे
क्या आंसर्स होने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, सो दैट आपको भी क्लियर हो कि किस तरीके का क्वेश्चन है तो मुझे आंसर कैसे फ्रेम करना है। आई होप यू हैव इंजॉयड द क्लास। इंजॉयड के साथ साथ आपने लर्निंग्स भी ली हैं, प्लस मैंने जो पढ़ाया ठीक है, अब यही नहीं कि यही सिस्टम बन के और चलो, नहीं, अब आप एक बार खुद पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।